नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए मतगणना जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से सभी नगर निगम क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाया। और प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन करेंगे। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है। विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर काफी अधिक थी और ये स्थिति 70 वर्षों तक बनी रही, जो समाज के विकास में एक बड़ी समस्या थी। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर 30% रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी
एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और 21वीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 16 आईआईटी थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है और ट्रिपल आईआईटी की संख्या 9 से बढ़कर 25 हो गई है। आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 20 और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुसंधान करें। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व देने के लिए प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में ले जाने तथा भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी के लिए श्री मोदी के नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में आज कृषि और प्रसंस्करण उद्योग के जाने माने विशेषज्ञों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर एबी पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों और वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के प्रमुखों, बड़े उद्योगपतियों, उद्योग तथा वाणिज्य संघों, श्रम संगठनों और अन्य के साथ बैठक की है और केंद्रीय बजट के बारे में उनकी राय जानी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 280 जिला विकास परिषद चुनाव के वोटों की मतगणना शांतिपूर्वक जारी है। राज्य चुनाव प्राधिकरण के अनुसार जम्मू डिवीजन में 159 निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 51, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 26, कांग्रेस 16, अपनी पार्टी 10 तथा अन्य 21 सीट पर आगे हैं। श्रीनगर की बालहामा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परिणाम शाम तक आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार करवाए गए जिला विकास परिषद के चुनावों की आज मतगणना का कार्य जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू जिले में अधिकतर सीटों पर बढ़त बरकरार रखी है और इसके साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना का कार्य जारी है और इस पूरे कार्य में कुछ समय जरूर लग सकता है, क्योंकि ये मतदान जो है बैलेट के थ्रू करवाए गए थे। आर.के. रैना के साथ आकाशवाणी समाचार जम्मू से मैं विजय बजाज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग है हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग है हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग है हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए मतगणना जारी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से सभी नगर निगम क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाया और प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 30,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो गया है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.90% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मामलों की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 301 रोगियों की इस संक्रमण से मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,46,111 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,72,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 16 करोड़ 31 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोविड टीकाकरण के लिए 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 45,000 वैकल्पिक टीका प्रदाताओं की भी पहचान की गई है। उन्हें भी टीकाकरण अभियान में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण के लिए अपने स्तर पर नालंदा चिकित्सा कॉलेज अस्पताल को चुना गया है और इसके परिसर स्थित वॉक इन कोल्ड रूम्स को वितरण के लिए 10 क्षेत्रीय केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस बीच बिहार में कोरोना के ताजा मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की दर अधिक है। पिछले 24 घंटों में 433 रोगी ठीक हुए जबकि 287 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में कोविड-19 संक्रमण से 2,41,358 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। फिलहाल 4,814 रोगी राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 97.51% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.98% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,02,000 से अधिक कोरोना की जांच की गई है। राज्य में अब तक 1,72,00,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 617 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,82,347 हो गई है। राज्य में कल लगभग 45,000 नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कल 635 और लोगों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर 97.13% हो गई। राज्य में अब तक 2,74,260 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच राज्य के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस संक्रमण से अब तक 1,518 रोगियों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 और लोगों की मौत हुई है। त्रिपुरा में कोविड-19 के संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय कोविड-19 के 200 रोगी हैं। ठीक होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 98.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए मामलों की पुष्टि हुई और 34 लोग स्वस्थ हुए। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक 32,572 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 5,66,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। मिजोरम में कोविड से संक्रमित रोगियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 153 हो गई है। स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 96.33% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में इस संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए जबकि 10 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अब तक 3,973 संक्रमित रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।
सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। टीकों के उपलब्ध होने पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाए जा सकते हैं। टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से उस स्वास्थ्य केंद्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की परेशानी न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लाभार्थी का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी को टीकाकरण केंद्र और समय की जानकारी दी जाएगी। भारत दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करता है, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख नवजात, 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस टीकाकरण कार्यक्रम तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढंग से टीकाकरण किया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत के स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित ये टीका अंतिम चरण में 13,000 से अधिक लोगों को दिया गया है। मानव परीक्षणों के तीसरे चरण में कोवैक्सीन को देश भर के लगभग 26,000 लोगों को दिया जाएगा। पहले 2 चरणों में लगभग 1,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है। 3 टीकों में से एक कोवैक्सीन टीका केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा आपातकालीन उपयोग के अनुमोदन का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित $900 अरब का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज विधेयक पारित कर दिया है। निचले सदन प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ऊपरी सदन सीनेट ने भी विधेयक को कल देर शाम मंजूरी दे दी। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों तथा बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत पैकेज का स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि संसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना की रोकथाम के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क पहनें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये जो कोरोना वायरस है, इसके कई म्यूटेशंस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं हुए। अब जो केसेज वहां देखे गए कि लगभग 70% जो केसेज हो रहे हैं वो इस न्यू म्यूटेशन वाले वायरस से हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कॉशस किया है कि भाई ये हाईली इन्फेक्टिव वायरस है और इसी के मद्देनजर फिर से जो है वो लॉकडाउन वाली स्टेज उन्होंने लगाई है। इतना डरने वाली बात नहीं है। वही चीजें फिर हमें करनी पड़ेंगी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको लगातार इस्तेमाल करना है। हमें हमेशा मास्क पहन के रहना है, जब भी हम जाएंगे सामाजिक दूरी बना के रखना है, हाथों की सफाई पर ध्यान रखना है। अगर हम ये सब चीज करेंगे तो वायरस की कोई भी स्टेज है उससे हम बचाव कर सकते हैं। हमारे विशेष श्रृंखला ईयर एंडर 2020 में प्रस्तुत है जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने हर घर जल के नारे के साथ वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन आरंभ किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हिन्दुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और इसलिए सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले। और इसलिए
आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने बताया कि गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है। करीब 1 साल 4 महीने के अंदर 2.83 करोड़ एडिशनल घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। गोवा पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां 100% कनेक्शन दिया जा चुका है। वैसे तो इसका लक्ष्य जो है कि 2024 तक हर घर को शुद्ध नल का जल राइट क्वांटिटी में दिया जाए प्रतिदिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे राज्य 2024 तक जाएंगे। जैसे गोवा ने तो इसी साल 2020 में ही लक्ष्य हासिल कर लिया है, वैसे ही 2021 में भी हम 4 राज्य बिहार, पुडुचेरी, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वैसे ही 2022 में हमारा करीब 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसका लक्ष्य हासिल कर लेंगे। 23 में 8 और बाकी जो 9 बड़े राज्य हैं जिनमें संख्या बहुत ज्यादा है और जिनमें पहले हाउस होल्ड कनेक्शन बहुत कम था, वो 2024 तक से पूरा कर लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के संकट वाले 256 जिलों और 592 विकास खंडों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पानी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और पीने का पानी या पीने योग्य पानी और भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को पानी भरकर लाने की परेशानी और पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। देश भर में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों तक ही नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होने से पहले केवल 16% घरों तक ही नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। वहीं अब इस मिशन के लागू होने के 1 साल बाद देश में नल से जल की आपूर्ति की पहुंच बढ़कर 31% से अधिक परिवारों तक हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जल जीवन अभियान के लक्ष्य को हासिल करने में लगा है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 में 23,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 278 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं देश में 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में राज्य के नगर निगमों के सीमा क्षेत्र में आज से रात का कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्वरूप की पहचान के बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी और उनके हाथों पर मुहर लगाई जाएगी और उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका ने ब्रिटेन से सीधी उड़ानों या बीच में विमान बदलकर आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बीएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रिटेन से आए हुए यात्रियों को अपने खर्चे से नजदीकी होटलों में 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। अगर किसी यात्री में कोरोना जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत अगली जांच और इलाज के लिए सेवन हिल्स अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। होटल में रहने वाले यात्रियों की 5 से 7 दिन के दौरान RT-PCR जांच की जाएगी। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से 5 से 7 दिन के बाद अगले 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह पर छुट्टी दी जाएगी। वहीं यात्री पॉजिटिव लेकिन असिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उसे उसी होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा या 14 दिनों के लिए कोविड अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए कहा कि ये दिशा निर्देश 31 दिसंबर तक जारी रहेंगे। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है, साथ ही सोच को विकसित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लोगों के जीवन में सुधार लाने में किस तरह सहायक हो सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना है। इस महोत्सव का दीर्घकालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों से शाम 4:30 बजे से किया जाएगा। ये प्रसारण AIR लाइव न्यूज और आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली करीमा बलोच कनाडा के टोरंटो में मृत पाई गई हैं। वे रविवार से लापता थीं और टोरंटो की पुलिस ने उनका पता लगाने में लोगों से मदद की अपील की थी। करीमा बलोच के परिवार ने अब उनकी मौत की पुष्टि की है। करीमा बलोच बलूचिस्तान की एक मशहूर हस्ती रही। उन्हें महिला सक्रियतावाद की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र सत्रों के दौरान बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। उन्हें 2016 में विश्व की सर्वाधिक प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं में सम्मिलित किया गया था। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। ये समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा। तापमान 12 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 2 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में तापमान 4 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए मतगणना जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई।
महाराष्ट्र सरकार ने आज से सभी नगर निगम क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाया और प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।